सविता भाभी। मेरे पिता एक समृद्ध परिवार से थे। वहाँ कृषि भूमि और एक निजी घर था। इसके अलावा शहर में एक बड़ा जनरल स्टोर भी था। इसलिए इतनी आमदनी हो गई कि हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। पिताजी अकेले थे, न कोई भाई था और न कोई बहन। दादा दादी की मृत्यु हो गई थी। अम्मी ने अपनी पसंद से उससे शादी की थी, इसीलिए ददयाल ने अम्मी से ब्रेकअप कर लिया था। अम्मी जान एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उन्हें अपने परिवार से अलग होने की कोई परवाह नहीं थी। कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रातें, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। पिता की मृत्यु। पिताजी की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन दिनों हम सभी भाई बहन छोटे थे और स्कूल में पढ़ रहा था। हम 6 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा था और मैट्रिक का छात्र था। बाकी छोटी कक्षाओं में थे। मेरे पिता की मृत्यु के सदमे से मेरी माँ बिस्तर पर गिर पड़ी। अब मुझे घर देखना था और शिक्षा भी पूरी करनी थी। मैं उन दिनों 16 साल का था, लेकिन मैं अपने साथियों से अधिक सचेत था। मैं घर की परिस्थितियों और माँ की तकलीफों से पूरी तरह वाकिफ थी। मैं आम लड़कियों से अलग थी। मैं अपनी माँ को दिलासा देता था, चिंता मत करो माँ, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ। बस मुझे अपनी शिक्षा पूरी कर लेने दो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरे स्नेह से माँ को बहुत सांत्वना मिली। दरअसल मेरे अलावा उन्हें सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। वह समझने लगी थी कि मेरी यह बेटी सचमुच घर के दुखों का निवारण करेगी। वित्तीय कठिनाइयाँ। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक मेरे भाई कमाने लायक नहीं हो जाते, मैं शादी नहीं करूंगी। उन्हें अपने भाई बहनों को भी पढ़ाना था। इस बुरे वक्त में पापा का एक सच्चा दोस्त बहुत काम आया। मेरे भाई अभी छोटे थे। वह अबू की दुकान नहीं चला सका। वाहिद अंकल ने वह जनरल स्टोर हमसे अच्छी कीमत पर खरीद लिया और रुपए अम्मी के नाम पर बैंक में जमा करा दिए। हम ऐसे ही रहते थे। जिस वर्ष मेरे पिता की मृत्यु हुई, मैं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा नहीं दे सका, क्योंकि माँ मानसिक परेशानी से जूझ रही थी और बीमार पड़ गई थी। घरेलू समस्याओं और माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मैंने वाहिद अंकल से भी संपर्क किया, क्योंकि जनरल स्टोर बंद था। ऐसी ही दिक्कतों के साथ एक साल बीत गया। कृषि भूमि से आय बंद हो गई। वह व्यक्ति जो पृथ्वी पर संप्रभु था, वह मालिक बन गया और सारी उपज खुद रखने लगा। इसका विरोध कौन कर सकता था? यहाँ से आय सहायता भी मिलती रही। एक साल बाद दोबारा पेपर तैयार कर मैट्रिक की परीक्षा दी। नौकरी की खोज। मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। न चाहते हुए भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, नौकरी की तलाश करनी पड़ी, क्योंकि पहले स्नातक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। तब भाई पढ़े। उस समय आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता थी। 6 महीने तक दौड़ा। मैट्रिक पास लड़की को कैसी नौकरी मिलेगी? एक दोस्त के पिता से नौकरी मांगी, तो उन्होंने सुझाव दिया कि बेटी को ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। आपकी शिक्षा निम्न है, पहले एफए करें और फिर नर्सिंग की ट्रेनिंग लें, इस तरह आपको अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। मैंने उनकी सलाह मान ली। जितनी जल्दी हो सके एफए पास कर लिया। इस बीच अम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी और वह घर और बच्चों की देखभाल करने में सक्षम थी। एफए के बाद मैंने एक नर्सिंग अस्पताल में नर्सिंग कक्षा में दाखिला लिया, जहां एक समान आवास, भोजन और वजीफा भी उपलब्ध कराया गया। इससे मेरा कोर्स आसान हो गया। डॉक्टर से रिश्त। उन दिनों जब मैं नर्सिंग कोर्स के दूसरे वर्ष में थी, मैं एक डॉक्टर से मिला। उसका नाम यूसुफ था। इस अस्पताल में डॉक्टर यूसुफ की नई नियुक्ति हुई थी। ये शख्स पेशावर का रहने वाला था और काफी खूबसूरत थी। जब उसके साथ समय बीतने लगा, तो वो भी मेरी कल्पना में रहने लगा। अब मैं उनके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करूंगा। उनकी और मेरी ड्यूटी काफी समय तक एक ही वार्ड में थी। जब वह मुझसे बात करते थे तो कहते थे, काश मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलता। आप बहुत आकर्षक हो, मेरे आदर्श बनो। उसकी बातों का मेरे दिल पर असर क्यों नहीं हुआ? मैं परिस्थितियों से त्रस्त एक साधारण लड़की थी। मैं एक अच्छे जीवन का सपना देखने लगा। यूसुफ ने मुझे कुछ ऐसे सब्जबाग दिखाए कि मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगा और मेरा दिल नर्सिंग प्रशिक्षण से उठ गया। कभी कभी माँ जॉन से कहती थी कि वह तब तक शादी नहीं करेगी जब तक सभी भाई बहन पढ़ लिखकर अच्छा भविष्य नहीं बना लेते। लेकिन अब नर्सिंग प्रोफेशन मेरे मूड के मुताबिक नहीं है। अम्मी जान परिस्थितियों की चक्की में फंस गई थी। तब मैं उनका बच्चा था। मेरी खुशी उन्हें बहुत प्यारी थी। जब माँ को बताया कि एक डॉक्टर मुझे पसंद करता है,
और शादी की तलाश में है। तो मेरी खुशी के लिए माँ जॉन इस डॉक्टर से मेरी शादी करने को तैयार हो गई। डॉक्टर ने माँ को बताया मैं शादीशुदा हूँ। एक दिन डॉक्टर यूसुफ हमारे घर आए और मेरी माँ से इस बारे में बात करने लगे कि मैं तुम्हें सब सच सच बताकर रिश्ता मांगूंगा। आगे आपकी इच्छा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जब उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहा कि मैं सोचकर जवाब दूंगा। अम्मी ने मुझसे कहा, तुम्हें किस आदमी से प्यार हो गया है? वह शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? एमी सही थी। मैं डॉक्टर यूसुफ से बहुत हैरान था कि उन्होंने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो कम से कम मैं अपनी माँ को नहीं बताता। हालांकि मैंने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन दुख इतना बड़ा था कि वह बीमार पड़ गई और नर्सिंग कोर्स भी अधूरा रह गया। जब यूसुफ को मालूम हुआ कि मैं बीमार हूँ और नर्सिंग की ट्रेनिंग भी छोड़ दी है, मेरा हालचाल पूछने के लिए डॉक्टर अपने दोस्त को साथ लेकर आए। तो वह अपने एक मित्र के साथ मेरा हालचाल पूछने आया। उसका दोस्त बहुत अच्छा और प्यारा था। वह एक व्यापारी था और उसका नाम मोहब्बत खान था। ये लोग हमारे घर में कुछ देर बैठे और चले गए। एक हफ्ते बाद मोहब्बत खान ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि तुम यूसुफ का ख्याल छोड़ दो। वह एक धोखेबाज और झूठ बोलने वाला आदमी है। आप एक अच्छी लड़की हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो आप मेरे घर जाकर पता कर सकते हैं कि मैं अविवाहित हूँ और मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तुम्हें मजा आएगा और मैं आपके परिवार की भी मदद करूंगा। आपके सभी भाई बहन सेट हो जाएंगे। अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की खातिर मैंने मोहब्बत खान के बारे में सोचना शुरू किया। वह दूसरी बार हमारे घर आए। डॉक्टर को मेरी बहन पसंद थी। मेरी छोटी बहन 10वीं कक्षा की छात्रा थी और मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं स्थिति की कठिनाइयों से मुरझा गया था, लेकिन अलीना तो एक नई कली की तरह थी। जब मोहब्बत खान ने उसे देखा तो गहरी नजरों से उसे देखने लगा। मैंने सोचा कि अगर लव मैरिज मेरी जगह मेरी बहन से कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह मैं अपना जीवन अपने छोटे भाई बहनों को समर्पित कर दूंगी। मेरे जाने से माँ अकेली नहीं रहेंगी और छोटी बहन को अच्छा जीवन मिलेगा। इसे सेट कर दिया जाएगा और वह मोहब्बत खान के जरिए हमारे परिवार का भरण पोषण कर सकेगी। मैंने मोहब्बत खान की ओर ऐसे देखा जैसे उसने मेरे मन में आए विचार को पढ़ लिया हो। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि क्या आप बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहती? फिर छोटा दे देना। मैं तुरंत उससे सहमत हो गया। उन्होंने कहा कि इस बार मैं आऊंगा। मैं परिवार के साथ जाऊंगा और वे अंगूठी पहनेंगे। उसके जाने के बाद माँ ने मुझे डांटा कि तुम क्या कर रहे हो? अलीना की अब उम्र क्या है? तुम्हें शादी करनी है तो करो, मैं कर लूंगा। लेकिन अलीना की इच्छा नहीं है। उसे मैट्रिक पास करने दो। मैंने अपनी माँ को खूब समझाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं प्रेम विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरे और डॉक्टर यूसुफ के बीच के रिश्ते को जानते हैं। ये बात जीवन भर उसके मन से नहीं निकलेगी। हो सकता है कि शादी के बाद वे यूसुफ के साथ मेरे रिश्ते को लेकर मुझे ताना दें और फिर हमारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वह परिवार को लाने और अलीना को अपनाने के लिए सहमत हो जाता है, तो आपको आपत्ति क्या है? अलीना एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी बनेगी। वह सुखी जीवन जिएगी और आपका एक बोझ हल्का हो जाएगा। बहन कार्स्टा को डॉक्टर का दोस्त। जरा सोचिए कि क्या इन हालात में आपकी बेटी के लिए कोई और अच्छा रिश्ता आ सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कहकर मेरी माँ को मना लिया। बेचारी इस मामले में किसी से सलाह भी नहीं ले सकती थी। हमारे आसपास कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। जब घर में कोई पुरुष ना हो और महिलाओं को फैसले लेने हो तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं। इस हफ्ते मोहब्बतें 2 महिलाओं को साथ लेकर आई। उसने एक महिला को अपनी माँ और दूसरी को अपनी बहन बताया। वे मिठाइयाँ और अंगूठियाँ भी लाए। अलीना के रिश्ते के लिए हाँ कहने में मैं एमी से ज्यादा आगे था, क्योंकि उन्होंने अलीना की उंगली में मोहब्बत खान के नाम की अंगूठी पहनाई थी और रस्म अदायगी के बाद उन्होंने शादी के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी। जब माँ ने खुद से कहा कि उसे तैयारी करनी है, तो उसे लड़की के लिए कुछ जोड़े कपड़े बनाने पड़े। उन्होंने कहा कि आप किसी तरह की परेशानी न करें, दहेज हम खुद दे देंगे। माँ इस बात से खुश थी कि शादी का सारा खर्च लड़के वालों ने उठाया।
जब शादी की तारीख तय हुई तो मोहब्बते खान ने बताया कि उनके सबसे करीबी की मौत हो गई है, इसलिए शादी बेहद सादगी से होगी। इस प्रकार वह 10 अच्छे जोड़े कपड़े ले आया और आभूषणों के 2 सेट भी पहने और अलीना से बेहद सादगी से शादी की। आपको एक अहम बात बता दें कि यूसुफ को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। मोहब्बत खान ने सख्त मनाही की थी कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा वह ये शादी नहीं होने देगा। वह मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। गरीब लोगों को जानकर वह तुम लोगों का आदर नहीं करता और वह मुझे गरीबों की संगति न करने से भी मना करेगा। शादी में कोई रुकावट न डालें। डॉक्टर को कुछ मत बताना। मुझे मोहब्बत खान की हर बात पर विश्वास था और मैंने डॉक्टर यूसुफ को कुछ नहीं बताया। बहन की शादी को गुप्त रखा। फिर भी मेरा दिल यूसुफ से डरता था। उन दिनों उनसे मिलना भी संभव नहीं था। शादी के बाद मोहब्बते खान अलीना को लेकर पेशावर चले गए। वहां से अलीना ने 3-4 बार फोन पर बात की और उन्होंने हम सभी को संतुष्टि दी कि आप लोग शांत रहें। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मोहब्बत खान वाकई बहुत अमीर आदमी है। हम जल्द ही यूरोप में हनीमून मनाने जा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद अलीना का फोन आया कि हम आज जा रहे हैं हनीमून के लिए और मैं आप लोगों को एयरपोर्ट से बुला रहा हूँ। उस दिन और आज को 20 साल बीत चुके हैं। आज तक अलीना का कभी फोन नहीं आया और उसने संपर्क नहीं किया। पता नहीं कहाँ चली गई। मोहब्बते खान भी फिर कभी नहीं आए। अलीना को बेच दिया। जब अलीना ने उसके जाने के बाद 6 महीने तक उससे संपर्क नहीं किया, इसलिए मैंने डॉक्टर यूसुफ से संपर्क किया। जब उसने सारी बात बताई तो वह चिंतित हो गया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं तुम्हें कभी भी मोहब्बते खान के साथ जुड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। वह निश्चित रूप से हमारे शहर का आदमी है, लेकिन वह एक तस्कर था, अच्छा आदमी नहीं। वह पहले भी इसी तरह 2-3 शादियां कर चुका था। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब किसी ने बताया है कि वो ऐसे ही शादियां करते थे और फिर वह इन लड़कियों को दूसरे देशों में बेच देता था। यूसुफ के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं आगे की पुष्टि के लिए उसके पास गया। उसने उसे शपथ दिलाई कि यह सच है। मोहब्बत खान उनके पास सिर्फ मजबूरीवश आए थे। वह किसी प्रियजन का इलाज कराने अस्पताल आए थे। जब मैं तुमसे फोन पर तुमसे मिलने आने की बात कर रहा था, वह वही था और उसने फोन पर बातचीत सुनी। उस समय मेरे पास कार नहीं थी। फिर उसने मुझे अपनी कार में ले जाने की पेशकश की, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके दिल में क्या है। अगर उसे पता होता कि उसका तुमसे रिश्ता होगा तो वह उसे कभी तुम्हारे घर नहीं लाता। यूसुफ बेचारा हमारे लिए बहुत दुखी और चिंतित थे। उन्होंने मोहब्बते खान का पता लगाने की पूरी कोशिश की, अस्पताल से छुट्टी ली और अपनी मां को साथ लेकर पेशावर चले गए। वहां से सिर्फ इतना पता चला कि वह अपने मोहल्ले से चला गया है। पता नहीं कहाँ चला गया। अलीना के गम में रो रोकर अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बहन ऐसी गायब हुई कि पता ही नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गई। मोहब्बत खान लड़कियों को विदेश में बेचता था। अवश्य ही उसने मेरी बहन को भी किसी दूर स्थान पर बेच दिया होगा। अगर वह अपने देश में होती तो किसी तरह उनसे संपर्क कर लेती। ये सत्य है कि बुरी परिस्थितियों को केवल ईश्वर ही बदल सकता है और जितना हो सके धोखे से बचें। अवश्य बचें। जीवन में कभी भी किसी प्रलोभन के लिए बेटी का रिश्ता न करें, वरना बेटी की मौत तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन ऐसे लापता इंसान के लिए तुम थोड़ी देर के लिए मरोगे और थोड़ी देर के लिए जियोगे। पता नहीं क्या होगा, कहाँ होगा, ये कितना दुखद होगा, जीवित है या नहीं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।